जिसे हम प्लैनेट 9 समझ रहे हैं, क्या वो एक ब्लैक होल है? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कह रहा है ट्रस्टेड सोर्सेस जैसे एस्ट्रोनॉमी मैगजीन, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, न्यूयॉर्क टाइम्स, फोर्ब्स और ऐसे ही बहुत सी एजेंसीज। बट क्या ये सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने वाली हेडलाइंस है या इनमें सच में कोई सच्चाई भी छिपी हुई है? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटा के साथ सेंचुरी की सेकंड मोस्ट मिस्टीरियस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करने वाला हूं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। एस्ट्रोनॉमी ही ग्रेविटी है और ग्रेविटी ही एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स है। अब अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स को थोड़ा गौर से देखेंगे ना, तो आपको कोई भी फैक्टर या फिनोमेना कहीं दिखे या ना दिखे, पर ग्रेविटी आपको एक छोटे से एटम से लेकर बड़े से बड़े ब्लैक होल तक हर जगह देखने को मिल जाएगी। और इसी ग्रेविटी की वजह से हमने स्पेस में बहुत कुछ खोजा है। साल 1845 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर उर्बेन ले वेरियर ने भी नेपच्यून की लोकेशन और एग्जिस्टेंस को एग्जैक्ट पिन पॉइंट किया था, बिना किसी हाईटेक स्पेस टेलीस्कोप के, सिर्फ यूरेनस के ऑर्बिट में होने वाली ग्रेविटेशनल एनोमली को देखकर। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हुए ले वेरियर ने 1859 में मर्क्यूरी के ऑर्बिट में भी डिस्टरबेंसेस को देखते हुए एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट वल्कन की एग्जिस्टेंस का दावा किया था, जो सूरज और मर्क्यूरी के बीच में एग्जिस्ट करता था। मगर उस ऑर्बिटल एनोमली का सॉल्यूशन ना हमें आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से 1915 में मिल गया था। अब देखो, एस्ट्रोफिजिक्स की शुरुआत से लेकर अब तक हमें जब जब कोई भी ग्रेविटेशनल एनोमली दिखी है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई ब्रेक थ्रू छिपा मिला ही है। और हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट 9 के केस को भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल एनोमली ही बनाती है, जो इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स में नोटिस करी जा रही है। अब ये एनोमली काइंड ऑफ सबसे पहले देखी गई सेडना में। सेडना साल 2003 में खोजा गया एक ड्वार्फ प्लैनेट है, जो उस समय सोलर सिस्टम में डिस्कवर किया गया फारदेस्ट ऑब्जेक्ट भी था। एंड इट चेंज्ड एवरीवन्स परसेप्शन अबाउट आउटर सोलर सिस्टम, जहां इतने दूर मौजूद प्लैनेट्स को आईसी होने के साथ साथ ग्रे और व्हाइट इमेजिन किया जाता था। वहीं सेडना की अपीयरेंस मार्स लाइक रेड कलर की थी, बट दैट वाज नॉट द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट। स्ट्रेंज बात यह थी कि ड्वार्फ प्लैनेट का ऑर्बिट एक्सट्रीमली एलिप्टिकल था, जो जनरली ऊट क्लाउड में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखा जाता है। लेकिन यही तो कैच था कि ये प्लैनेट सेडना जहां एग्जिस्ट कर रहा था, वो जगह ऊट क्लाउड के इनर एज से करीब 10 गुना आगे थी। अब इस एनोमली को एक्सप्लेन करते हुए ना ये हाइपोथेसिस दी गई कि किसी पासिंग स्टार की ग्रेविटेशन ने सेडना को ऊट क्लाउड से बाहर लाते हुए सोलर सिस्टम की तरफ सूरज से ग्रेविटेशनली लॉक करवा दिया। बट ये मिस्टीरियस स्टार कब आया, इसका कोई भी डेटा हमारे पास मौजूद नहीं था। चलो मान लिया कि पासिंग स्टार ने अपने साथ 10 से 12 ऑब्जेक्ट्स को इतने स्ट्रेंज ऑर्बिट में धकेल दिया होगा। बट जैसे जैसे साल बीतते गए, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एनोमलीज की संख्या भी बढ़ती ही गई। 18 अप्रैल 2024 के दिन पब्लिश हुए रिसर्च पेपर में जब TNO यानी कि ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स की एनोमली का लेटेस्ट डेटा आया ना, तब उसमें हमारे सामने 2 सिमुलेशन ग्राफ्स आए। पहला ग्राफ ये रहा, जिसमें आप जिन ऑर्बिट्स को देख रहे हैं वो ऑर्बिट उन ऑब्जेक्ट्स के हैं जिनकी सूरज से दूरी 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज्यादा थी और जिनका ऑर्बिट एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या अभी के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरह 10 से 36 डिग्रीज तक इंक्लाइंड था, विच मेंट कि इन्हें कोई चीज फोर्सफुली आउट ऑफ द बॉक्स सूरज की ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर अपनी ओर इन्फ्लुएंस कर रही है। और इसमें तो अभी केवल ड्वार्फ प्लैनेट्स का ही डेटा शामिल है। इसी रिसर्च पेपर में अगर हम पेज 5 में जाए तो हमें 2 सिम्युलेटिंग प्लॉट्स मिलते हैं, जिनमें से पहला प्लॉट उस सिनेरियो की ऑब्जेक्ट डेंसिटी शो करता है जब प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता हो, और दूसरा उस सिनेरियो की जब प्लैनेट 9 जैसा कुछ एग्जिस्ट ना करता हो। अब इन रियल लाइफ ना नेपच्यून के बियॉन्ड की ऑब्जेक्ट डेंसिटी उसी डेटा को मैच करती है जो प्लैनेट 9 के एग्जिस्टेंस वाले सिमुलेशन में पाई गई थी, विच ऑल्सो सपोर्ट्स द थियरी ऑफ प्लैनेट 9। नाउ इनकी पोजीशन को इंडिविजुअली देखकर तो कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो वैज्ञानिकों ने इन सभी इंक्लाइंड ऑर्बिट्स के सिमुलेशन को रन किया टू फाइंड आउट कि ऑब्जेक्ट्स किस पाथ में कौन सी पोजीशन फॉलो करते हैं और क्या इनके ऑर्बिटल पोजीशन या सोलर पोजीशन कभी इंटरसेक्ट करती है। नाउ लकीली
दे फाउंड समथिंग। रिसर्च में ये पाया गया कि इनमें से दर्जनों ऑब्जेक्ट्स पेरिहीलियन यानी कि सूरज से अपने क्लोजेस्ट अप्रोच को नियरली सेम समय पर रीच करते हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट्स उस समय के लिए इस प्लैनेट 9 के ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री होकर सूरज की ग्रेविटेशनल डोमिनेंस में एंटर कर जाते हो। अब इन सभी सिनेरियोस को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में डालने पर एक मजेदार चीज पता चली कि ये ऑब्जेक्ट अगर कोई प्लैनेट है तो उसका मास कम से कम पृथ्वी के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा होना चाहिए और उसकी दूरी सूरज से करीब 400 से 1500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होनी चाहिए। तभी जाकर वो सूरज के ग्रेविटेशनल डोमिनेंस से दूर रहकर इन ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट को मैनिपुलेट कर पाता है। साउंड्स कूल, राइट? बैक टू दोज बेसिक कैलकुलेशन जहां हम सिर्फ प्लैनेट 9 के बारे में कैलकुलेटर चलाते रह जाते हैं और वीडियो खत्म कर देते हैं, पर इस बार नहीं, क्योंकि इस बार इस ऑर्बिटल एनोमली को लेकर वैज्ञानिकों ने अपना स्पेक्ट्रम ब्रॉड किया। प्लैनेट 9 को कंफर्मेशन नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी की तरह ट्रीट किया और हमें मिले दो ऐसे ऑल्टरनेटिव्स जो ना सिर्फ इस ग्रेविटेशनल एनोमली को एक्सप्लेन करता है बल्कि हम प्लैनेट 9 को क्यों नहीं खोज पाए इसका जवाब देने के साथ साथ एक अलग पर्सपेक्टिव देते हुए हमें फाइनल कंक्लूजन भी देता है। और मेरे दोस्त, अब हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, हमें यहाँ डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए ना एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है जिसकी ग्रेविटेशनल पावर ज्यादा हो। अब ये जरूरी नहीं है कि वो एक प्लैनेट ही होना चाहिए। नाउ हु इज द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ ग्रेविटी? वेल, ऑब्वियसली ए ब्लैक होल। कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्लैनेट 9 के स्केल का प्लैनेट रख सकता है ना, उतनी ही ग्रेविटेशनल पावर अगर किसी ब्लैक होल में होगी तो उसका साइज किसी संतरे के बराबर होगा। अब इतने छोटे ब्लैक होल्स जनरली सुपरनोवा के बाद नहीं बनते बल्कि इन्हें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहा जाता है, जो बिग बैंग के फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के बाद ही एग्जिस्टेंस में आ गए थे। अब ये ब्लैक होल्स इतने छोटे होते हैं कि संतरे का साइज होना इनके लिए बहुत बड़ी बात है, वरना कई बार तो इन्हें हाइड्रोजन एटम जितने छोटे होने की भी बात कही जाती है। अब यहाँ पर ना अगला सवाल ये होगा कि अगर ये ब्लैक होल्स बिग बैंग के तुरंत बाद एग्जिस्टेंस में आए थे तो ये हमारे सोलर सिस्टम में कैसे मौजूद है? वेरी सिंपल, क्योंकि ब्लैक होल्स भी स्टार्स की तरह ही कॉस्मोस में मूव करते रहते हैं और ये ब्लैक होल भी मूवमेंट करते करते हमारे सोलर सिस्टम में आके हमारी आंखों में धूल झोंक रहा होगा। अब ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल परफेक्ट अलाइन करता है हमारी आज तक की सारी ऑब्जर्वेशंस के साथ और हमें इस चीज का आंसर भी देता है कि हम कभी किसी प्लैनेट 9 को या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं जो कि इस एनोमली के पीछे रिस्पॉन्सिबल था। रीजन बीइंग कि उस ऑब्जेक्ट को देखा जाना ही नामुमकिन है। अब देखो, ब्लैक होल्स को लोकेट करना मुश्किल है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि उनसे तो इवन लाइट तक नहीं एस्केप हो पाती है। तो क्या हम कभी भी इस हाइपोथेसिस को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे? वेल, द आंसर इज नो। और अच्छी बात यह है कि हमें इस बात का कंफर्मेशन बहुत जल्द मिलने वाला है। देखो, हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लॉयब और अमीर सिराज ने साथ मिलकर एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे कि इन ब्लैक होल्स को डिटेक्ट किया जा सके। अब इन दोनों ने गौर किया कि जब ब्लैक होल्स में ऊट क्लाउड में मौजूद ऑब्जेक्ट्स जैसे कॉमेट वगैरह जाते हैं ना, तब एक विजिबल फ्लेयर ऑफ लाइट क्रिएट होती है। अब अगर प्लैनेट 9 की प्रोपोज्ड लोकेशंस में से किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअसली ऐसे फ्लेयर ऑफ लाइट देखने को मिल रही है तो ये सीधा प्रूफ होगा उस एरिया में किसी ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस का। मगर इस खोज को शुरू करने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, और वो इसीलिए क्योंकि ये रिसर्च जिस वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी के 10 साल तक चलने वाले लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम यानी कि LSST में अंजाम दी जाएगी, उस सर्वे की शुरुआत ही अगले साल अगस्त 2025 में होगी, जिसका मतलब कि हमें इस खबर की पुष्टि पाने के लिए अभी भी कम से कम 1 से 2 साल तक रुकना ही पड़ेगा। एंड इफ इट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, देन हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि हम किसी ब्लैक होल के इतने ज्यादा पास रहेंगे। अब ये तो हो गया पहला एक्सप्लेनेशन, मगर दूसरा एक्सप्लेनेशन तो और कॉम्प्लेक्स है, जो कहता है कि ये ग्रेविटेशनल एनोमलीज है ही नहीं। इंस्टेड ये कॉन्सेप्ट है एक ऐसे फिजिक्स टॉपिक का जिसे हम समझ नहीं पाए। देखो सर, आइजैक न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से टगिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट दैट इज पुलिंग इट। यानी जो ऑब्जेक्ट किसी चीज से जितना दूर जाता रहता है उस पे उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम पड़ता रहता है और वो ऑब्जेक्ट उतना ही कम इंटेंसिटी के साथ उस पुलिंग ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है।
हालांकि 22 सितंबर 2023 के दिन हर्ष माथुर और कैथरीन ब्राउन ने एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश की, जिसमें उन्होंने सारे ऑर्बिटल इनकंसिस्टेंसीज को जब ग्रेविटी प्रिंसिपल के एक हाइपोथेटिकल वर्जन से देखा तो उन्होंने पाया कि पहले पाई गई सभी एनोमलीज वैनिश हो गई है और उस हाइपोथेटिकल प्रिंसिपल का नाम था मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनेमिक्स, शॉर्ट में मॉन्ड। देखो प्रॉब्लम क्या था ना कि जब हम गैलेक्सीज को नोटिस कर रहे थे तो हमें बहुत सी डिफरेंट चीजें मिली। एज पर क्लासिकल फिजिक्स जो ऑब्जेक्ट हमारे गैलेक्टिक सेंटर के जितना क्लोज है उसे उतना तेज मूव करना चाहिए, जो उससे दूर है उन्हें थोड़ा स्लो, और जो बिल्कुल ही गैलेक्टिक एजेस पे मौजूद है ना उन्हें अल्ट्रा स्लो स्पीड पे गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड मूव करना चाहिए। मगर जब रियल लाइफ में गैलेक्सीज के आउटर एज में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट स्पीड का डेटा निकाला गया ना तो ये पाया गया कि इन ऑब्जेक्ट्स की मेजर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी इनकी कैलकुलेटेड ऑर्बिटल वेलोसिटी के ठीक ऑपोजिट थी, और इनका गैलेक्टिक कर्व कुछ इस तरह का मेजर किया गया जैसे कि गैलेक्सीज के आउटर एज के ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी डिफाई कर रहे हो, क्योंकि उनका इतना तेज ऑर्बिटल मूवमेंट केवल तभी जस्टिफाई किया जा सकता था। अब ऐसे मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस ने वैज्ञानिकों को यकीन दिला दिया कि वो ग्रेविटी के मामले में फिजिक्स का कोई तो पीस मिस कर रहे हैं, और उसी पीस को फिक्स करते हुए हमें याद आई मॉन्ड की। ओरिजिनली साल 1983 में एक इजरायली फिजिसिस्ट मोर्डहाई मिलग्रोम द्वारा दिया गया ग्रेविटी का एक ऐसा मॉडल जो कहता है कि न्यूटन्स ग्रेविटी लॉ यूनिवर्सल नहीं है। न्यूटन्स लॉ कहता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक दो ऑब्जेक्ट्स के बीच बढ़ती दूरी उनके बीच के ग्रेविटेशनल पुल को वीक करती है। एज पर इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्सिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस स्क्वायर। मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपस में 2 गुना बढ़ेगी तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल पुल 2 के स्क्वायर यानी कि 4 गुना वीक हो जाएगा। एंड दिस लॉ वाज थॉट टू बी यूनिवर्सल। मगर इस गैलेक्टिक एनोमली को देखने के बाद मॉन्ड के इंप्लीमेंटेशन पे जोर दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ग्रेविटेशनल पुल डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब कि दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल पुल इनवर्स स्क्वायर लॉ को ना फॉलो करते हुए उतनी जल्दी नहीं डिक्रीज होता जितनी जल्दी क्लासिकल न्यूटन सेकंड लॉ में होता है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर माथुर का कहना था कि ये क्वाइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स किसी प्लैनेट द्वारा अपनी ओर नहीं खींचे जा रहे हैं, बल्कि हमारी रेस्ट ऑफ द गैलेक्सीज का मास और उसकी ग्रेविटी इन ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जिस वजह से जहां सूरज की ग्रेविटी की वजह से इनका ऑर्बिट सोलर सिस्टम की तरफ भी इलेप्टिकल है, तो वहीं ऑपोजिट फोर्सेस द्वारा ऑलमोस्ट इक्वल फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही लंबा ऑर्बिट होल्ड करते हैं। नाउ टेक्निकली ये रिसर्च पेपर ये कहना चाहते हैं कि दिक्कत या एनोमली इनके ऑर्बिट में नहीं बल्कि हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में है। पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि मॉन्ड अभी भी एक प्रूवन कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक हाइपोथेटिकल प्रेडिक्शन ही है, जिसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एनोमलीज को एक्सप्लेन करने के लिए डेवलप किया गया था। अब यहाँ पर एक ब्लैक होल है कि नहीं, इसका जवाब हमें 2-2.5 साल में मिल जाएगा, और मॉन्ड कॉन्सेप्ट की प्रूविंग भी हो सकता है कि जल्द ही हो जाए। मगर जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, और वो ये है कि आखिर सेडना के अलावा और कौन से ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट में ये एनोमलीज देखी गई है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको प्लैनेट 9 के बारे में कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जाकर जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है पृथ्वी पर 140 मिलियन माइल्स दूर से आए एक ऐसे मिस्टीरियस लेजर सिग्नल के बारे में जो कि इंसानों के फ्यूचर को बदल सकता है। अब आखिर इस लेजर सिग्नल को भेजा किसने और आखिर क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, यहां पर टैप करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।